सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कोड डिपेंडेंट नाम की पुस्तक को किसने लिखा है, जिसे अभी वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। तो आंसर होगा मधुमिता मुर्गिया को। तो इंडियन ब्रिटिश राइटर है ये मधुमिता मुर्गिया और उनकी ये बुक है जिसका नाम है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे अभी वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया है नॉन फिक्शन कैटेगरी में। ये यूके का बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो अभी तक फिक्शन कैटेगरी में दिया जाता था। फिक्शन कैटेगरी यानी कि काल्पनिक चीजों पे आप पुस्तक लिखते हो उन पे दिया जाता था, पर अब ये पहली बार नॉन फिक्शन कैटेगरी में भी दिया जाना शुरू किया गया है। नॉन फिक्शन कैटेगरी मतलब जो कि वास्तविकता से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो इनका नाम याद रखना। अब इन्हें अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आगे की बात है, भविष्य में हम देखेंगे। लेकिन देखो ये प्रश्न बुक एंड ऑथर कैटेगरी में भी आ गया, पुस्तक व लेखकों में भी आ गया है। आपसे पूछ लिया जा सकता है बुक का नाम देकर के बताओ भैया कोड डिपेंडेंट नाम की बुक को किसने लिखा, तो मधुमिता मुर्गिया ने लिखा है। अब देखो बुक वाला प्रश्न है, मैं आपको 2024 की 10 इंपॉर्टेंट बुक्स रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना। एक हमने पढ़ा था मनोरम मिश्रा, इन्होंने बुक लिखी है संस्कृति के आयाम नाम से। हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ रहे मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इंपॉर्टेंट है याद रखना। जया जेटली ने लिखा इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया नाम से बुक। चारू निवेदिता ने लिखा कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नाम से बुक, ये तमिल लेखिका है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था नंदिनी कृष्णन ने। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया जी, उन्होंने लिखी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से बुक, जिसको लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। और अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम से बुक, जिसको लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। एक समंदर मेरे अंदर नाम की बुक को लिखा संजीव जोशी ने। और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रहे गोटबाया राजपक्षे, इन्होंने बुक लिखी है द कॉन्स्पिरेसी नाम से। और लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, इन्होंने बुक लिखी है स्वेलिंग द सन नाम से। ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव हैं। और गोवा के जो गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने लिखी है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम से बुक। ये 10 बुक आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट इनमें नाम हमने पढ़े, जैसे कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हो गए, पूर्व आर्मी चीफ हो गए, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हो गए, गोवा के गवर्नर हो गए। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये सारी 2024 की है, इसलिए हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका अच्छा खासा रिविजन करवा दिया, एक ही प्रश्न में 10 बुकों का रिवीजन करवा दिया। तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ये किसके साथ मिलकर के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का विकास कर रहा है, तो आंसर होगा ओपन AI। तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI ये मिलकर के एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना रहे हैं जिसकी लागत लगभग $100 अरब होगी। और इसी प्रोजेक्ट में स्टारगेट नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर भी शामिल है और माइक्रोसॉफ्ट इस प्रोजेक्ट को फंडिंग कर रहा है। ये जो सुपर कंप्यूटर है स्टारगेट नाम से, ये अगले 6 सालों में बनने वाले कई कंप्यूटरों में से सबसे बड़ा होगा। अच्छा, ओपन AI से कुछ याद आया आपको? ये वही है जिसने चैट GPT को लॉन्च किया था। ओपन AI एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध करना और हाईली एडवांस कंप्यूटर सिस्टम डेवलप्ड करना। इसके CEO हैं सैम अल्टमैन। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द आ गया। अब मैं आपको क्या करूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पढ़े करंट अफेयर्स में पिछले 1 साल में, वो सारे आपको मैं यहाँ पे रिवाइज कराने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से इस शीट को देखना। तो जैसे कि आपको याद होगा, भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था जिसका नाम इंद्रजाल है। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने। भारत का पहला AI स्कूल कहां पे लॉन्च किया गया? तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। और मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया था। और मेटा, जिसे पहले फेसबुक कहते थे आप, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के AI आधारित एक नया भाषा मॉडल लामा 2 लॉन्च किया था। किस राज्य ने AI आधारित न्यूज एंकर लीसा लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। एलन मस्क ने AI आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया था ओपन AI को काउंटर करने के लिए। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों में भारत 5वें स्थान पे रहा, अमेरिका टॉप पे था।
किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। आपको याद हो तो माइक्रोसॉफ्ट ने स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस ने। और ये जो ओपन एआई है, हमने कहा अमेरिकी कंपनी है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के ही चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। यहां पे जीपीटी का अर्थ याद रखना, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और इसी तरह से रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया था, तो गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को। बाकी आपको याद है एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन हुआ था यूके के ब्लेचले में, और यहीं पे ब्लेचले घोषणा पत्र, ब्लेचले डिक्लेरेशन आया था। एआई सुरक्षा से संबंधित है ये ध्यान में रखना। एक आपको याद होगा गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को भी लॉन्च किया था। और किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया था? ये प्रोग्राम हुआ था काशी तमिल संगम, वहां पे हुआ था ये, तो उसका नाम है भाषिणी एआई। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया था जिसका नाम सुवास है। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम कृत्रिम है। और इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको आगे और बताऊंगा। बाकी देखो, दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बनी थी, उस रोबोट का नाम है मिका। उस कंपनी का नाम है डिक्टेडोर, ये कोलंबिया की कंपनी है। और इस रोबोट को किसने बनाया था? हैंसन नाम की कंपनी ने बनाया था। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था। शायद ये रोबोट का नाम पूछा था मिका, या उस कंपनी का नाम पूछा था जिसका नाम है डिक्टेडोर, लेकिन ये प्रश्न आया था एग्जाम में। अभी आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया था। बाकी बताओ भी किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च? माइक्रोसॉफ्ट ने। और केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित ऐप लॉन्च किया? तो अनुवादिनी। अच्छा, ये मैंने प्रश्न बोला था, आगे पढ़ाऊंगा कि देश का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा बना? तो आंसर होगा कृत्रिम बना। बाकी भारत की पहली एआई सिटी बनेगी लखनऊ। आपको याद हो तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 आया था, उसमें भारत तीसरे स्थान पे था, अमेरिका टॉप पे था। और देश का पहला एआई और रोबोटिक पार्क ये कहां पे लॉन्च हुआ? तो बेंगलुरु में। और एक बुक आई थी एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी, इस बुक को किसने लिखा? विजय खरे और अमित सिन्हा ने। इसको लॉन्च किया था हमारे जो दूसरे नंबर के सीडीएस हैं, अनिल चौहान, उन्होंने। अभी भारत की पहली एआई टीचर बनी थी, उसका नाम है आइरिस, केरल के केटीसीटी स्कूल में है ये। और रिलायंस, याद रखना, हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगा। और अभी दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है डेविन। किस कंपनी ने बनाया है? कॉग्निशन नाम की कंपनी ने बनाया है, अमेरिकी कंपनी है। तो देखो यहाँ पे एआई से संबंधित मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न करवा दिए हैं। पिछले एक साल में जितने भी प्रश्न आए ना वो सारे करवा दिए, कोई प्रश्न नहीं छोड़ा है। एआई से संबंधित अगर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा ना तो वो इससे बाहर तो नहीं आए। अब आप ये मत सोचना इतने सारे प्रश्न मैंने आपको एक साथ करवा दिए, भाई एक साथ नहीं करवाए। अगर नए स्टूडेंट हो तो एक साथ लगेगा आपको, लेकिन अगर रेगुलर आप करके एग्जाम पे करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि बार बार कई बार मैं आपको ये शीट रिवाइज करा चुका हूं, तो ये आपको यहीं पे याद हो गई होंगी। बस आपको यही करना है, अगर नए स्टूडेंट भी हो तो रेगुलर बने रहना है, अपनी रेगुलरिटी को किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है। चाहे सुबह वक्त नहीं मिलता, शाम को देखो, शाम को नहीं मिलता, छोड़ना नहीं है, ताकि मुझे भी मजा आए पढ़ाने में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा अर्नब बनर्जी। तो टायर की एक कंपनी है सीएट, और उसी के एमडी सीईओ हैं ये अर्नब बनर्जी, जिनको अभी आत्मा का नया अध्यक्ष चुना गया है। आत्मा क्या है? तो ये भारत में ऑटोमोटिव टायर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राष्ट्रीय उद्योग निकाय है। मतलब भारत में जितनी भी टायर कंपनीज हैं उनका ये एक संगठन है, आप ऐसा बोल सकते हो, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और अभी इसके अध्यक्ष चुने गए इस साल अर्नब बनर्जी। ये मैंने आपको बताया, जो टायर कंपनी एक सीएट, उसके एमडी सीईओ है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका उत्तर करना जरा, कि भारत का पहला टायर पार्क ये कहां पे बना है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ा है मैंने। बाकी देखो ऑप्शन रिवाइज कराता हूं मैं आपको। नवीन जिंदल अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन के हेड बने, एमवी राव भारतीय बैंक संघ के नए हेड बने, और राहुल सिंह सीबीएसई के नए हेड बने। ये चलो, इस प्रश्न का उत्तर मैं ही दे देता हूं। भारत का पहला टायर पार्क मैंने आपसे पूछा, तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में बना है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में किसे
अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर मीना चरांदा, प्रोफेसर मीना चरांदा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं ये प्रोफेसर मीना चरांदा, जिनको वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड दिया गया। उन्हें यह अवार्ड क्यों मिला? तो शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको ये सम्मान मिला। अच्छा, ये भी तो प्रश्न बनेगा कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो सॉक्रेटिस सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो अवार्ड का नाम याद रखना, किन्हें दिया गया ये याद रखना, किस लिए दिया गया ये भी मैंने आपको बता दिया, और किसने दिया ये भी आपको बता दिया। बाकी ऑप्शन में भी ले चलूंगा आपको। मिशेल टेलाग्रैंड, ये इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रांस के हैं ये गणितज्ञ, और अभी 2024 का एबेल पुरस्कार इनको मिला। एबेल पुरस्कार आप जानते हो, गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं इसको। डॉक्टर उमा रेले, महाराष्ट्र गौरव सम्मान मिला इनको। और प्रभा वर्मा, इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि 33वां सरस्वती सम्मान इनको मिला है इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 मार्च को। तो हर साल 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट यानी कि अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस मौके पर जीरो वेस्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। और आपको बता दूं, पहली बार ये दिवस हमने 2023 में मनाया था, यानी कि इस बार ये इसका दूसरा संस्करण हो गया। अच्छा, 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस भी होता है, राजस्थान दिवस भी हम मनाते हैं 30 मार्च को, तो ये भी ध्यान में रखना। अब वैसे इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और कल से हमारा नया महीना शुरू हो जाएगा, अप्रैल महीना। तो एक काम करता हूं, जाते जाते पूरे मार्च को एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। वैसे तो जब भी डे वाला प्रश्न आता है तब तो मैं आपको कराता ही हूं, लेकिन एक बार फिर से देखो। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को, एक यहाँ पे 10 मार्च भी ध्यान रख लेना, CISF का स्थापना दिवस था। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को ही अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 20 मार्च को एक तो हैप्पीनेस डे और एक गौरैया दिवस। 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, और 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। 21 मार्च को ये 4 दिवस आपने मनाए। फिर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे और बिहार दिवस भी होता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, और अभी 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे, रंगमंच दिवस के रूप में मनाया। तो ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा विजय जैन ने। तो ये विजय जैन कौन है? तो एक रियल एस्टेट कंपनी है स्टार स्टेट, ये उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, और अभी इन्हीं को टाइम्स ग्रुप ने टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 के लिए बताओ टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो आंसर करना टेलर स्विफ्ट को, ये एक सिंगर है। बाकी ऑप्शन में देखो, TM कृष्णा संगीत कलानिधि पुरस्कार इन्हें मिला। रतन टाटा जी की बात करें तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला अभी, और अमिताभ घोष इरास्मस पुरस्कार 2024 इन्होंने जीता था। तो ये सारे बिल्कुल लेटेस्ट अवार्ड है, ये अभी इनको मिले थे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। तो अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। ये इस बार इसकी तीसरी रिपोर्ट है। आपको बता दूं, इसकी पहली रिपोर्ट 2011 में आई थी। अच्छा, ये जो अभी तीसरी रिपोर्ट आई, इसमें क्या बताया इन्होंने? तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक तो बताया कि 2022 में फूड वेस्ट कितना हुआ है, तो आंसर होगा 19%। मतलब जितना खाना उत्पादित हुआ उसका 19% तो वेस्ट ही हो गया, बर्बाद हो गया।
और डेटा की लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो 2022 की बात कर रहे हैं हम, लगभग 1.05 बिलियन टन खाना वेस्ट हुआ है। और यही हम प्रति व्यक्ति अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आप यूं समझो कि 79 किलोग्राम खाना बर्बाद किया है हर व्यक्ति ने पूरे साल भर में। अच्छा, इतना खाना बर्बाद हो गया और हमारा डेटा कहता है कि 783 मिलियन लोग भूख और खाद्य असुरक्षा में जी रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ इतना खाना हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सबसे ज्यादा वेस्ट है ना, हम एक दूसरे के ऊपर न डालें, क्योंकि सबसे ज्यादा वेस्ट हम अपने घरों से ही कर रहे हैं। जितना वेस्ट हुआ है ना, उसका 60% जो वेस्ट है खाने का, जो बर्बादी है, वो हमारे घरों से ही हो रहा है। आपको पता होगा जो भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट आई थी, हंगर इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक क्या है? 111 है। तो ये रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता दिए पॉइंट टू पॉइंट। बाकी इसको जारी किया, ये ध्यान में रखना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, जिसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 में। हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो इस सैटेलाइट का नाम है यून हाई 3। ये एक मौसम संबंधी उपग्रह है। इसे अभी चाइना ने लॉन्च किया। और किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट से। अच्छा, अभी आपको याद होगा भारत ने भी एक मौसम संबंधी उपग्रह सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसका नाम था इनसैट 3DS। उसे किस रॉकेट से हमने लॉन्च किया था? GSLV F-14 से। अच्छा, इसी तरह से कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा NVS-01 नेविगेशन की सेकेंड जनरेशन का पहला सैटेलाइट था ये, और इसको लॉन्च किया था हमने किससे? GSLV F-12 से। उसके अलावा इसरो ने भारत का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका नाम था SSLV D2 श्रीहरिकोटा से। ये अपने साथ 3 सैटेलाइट लेकर के गया था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07, जानूस 01 और आजादी सेट 2। उसके अलावा भूटान का एक सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था INS-2B PSLV C-54 रॉकेट से। सिंगापुर का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था टेलियोस 2 नाम से। ये हमने लॉन्च किया था PSLV C-55 से। ये प्रश्न एग्जाम में आया था आपके। और उसके बाद सिंगापुर का एक और सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था DSSAR नाम से, PSLV C-56 से। उसके बाद PSLV C-57 से हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया था। ये भारत का पहला सूर्य मिशन था। ये हमने कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर 2023 को। और ये अपने टारगेट पे, यानी कि जिसे आप लैंग्रेज 1 पॉइंट कहते हो, ये कब पहुंचा था वहां पे? 6 जनवरी 2024 को। अगर मैं आपसे पूछूं, चंद्रयान 3 को हमने किससे लॉन्च किया था? LVM-3M4 से, जिसे बाहुबली या फेट बॉय आप कहते हो। कब लॉन्च किया था हमने? 14 जुलाई 2023 को। और ये कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को। कहाँ पे पहुंचा था? चंद्रमा के साउथ पोल पे। वहां पे पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था। और इसीलिए हम 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जहाँ पे ये हमारा लैंडर उतरा था, उसको हमने नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट। बाकी आपको याद है, अभी फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सैटेलाइट का नाम क्या है? GSAT-20, या इसे आप GSAT-N2 भी कहते हो। और अभी इसरो ने PSLV C-58 से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? तो एक्सपोसेट लॉन्च किया। और इसी के साथ पोएम 3 को भी लॉन्च किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में शरफुद्दौला ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बने हैं? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो शरफुद्दौला ये ICC एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बन गए हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए मैं आपको बार बार कराता हूँ। ये डायना एडुल्जी इनका नाम है। और CK नायडू अवार्ड अभी मिला था रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। अच्छा, किस क्रिकेटर को अभी अर्जुन पुरस्कार मिला? वैसे तो टोटल 26 जनों को मिला, लेकिन उसमें एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है, उनका नाम है मोहम्मद शमी। और अगर पूछूं 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली? तो पैट कमिंस को मिली है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं।
और 2023 के लिए राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड मिला था। नेट साइवर को ये इंग्लैंड की है। आप जानते हो अभी विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता? हरियाणा ने जीता था राजस्थान को हरा के। और अभी रणजी ट्रॉफी 2024 को जीता मुंबई ने विदर्भ को हरा के। बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। सीईओ है जो फेलार्डेस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी मिस्र में यानी कि इजिप्ट में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में कैटेगरी में गोल्ड जीता? तो आंसर होगा विनय कुमार। तो ये है पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 जो कहाँ पे हुआ? इजिप्ट में हुआ। और इसमें भारतीय खिलाड़ी है विनय कुमार। उन्होंने 59 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है। वे उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरे ख्याल में आ रहा है कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आपको आंसर करना है कर्णम मल्लेश्वरी। और ये प्रश्न मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न हमने पावर लिफ्टिंग का पढ़ा ना, तो ये जो कर्णम मल्लेश्वरी थी वो एक वेट लिफ्टर थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। उन्होंने सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुए थे वहां पे मेडल जीता था। अच्छा, ये तो पहली महिला हो गई। आज अगर पहले भारतीय व्यक्ति की बात करें कि बताओ भाई ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो आंसर होगा केडी जाधव। वो एक पहलवान थे। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने पदक जीता था। और कौन सा पदक? ब्रोंज मेडल। तो ये भी ध्यान रख लेना। बाकी ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कीजिएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ बने कौन? नीधू सक्सेना। फिर बुक है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इसको लिखा एस रमन ने। फिर पूछा समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना थाईलैंड। फिर पूछा किसने पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा अकुम्स ने। फिर पूछा था संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि के रूप में अभी किसे नियुक्त किया? कमल किशोर को। फिर पूछ रहे हैं लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसे शपथ ली है? ऋतुराज अवस्थी। फिर पूछा अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने अभी कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? स्टार्ट 2024। फिर पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सुनील छेत्री। और आईपीएल इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया? सनराइजर्स हैदराबाद ने। और आखिरी प्रश्न पूछा था डैनियल काहनमैन का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र में 2002 में मिला था। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।